हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हम आज पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कार्ल मार्क्स की फेमस बुक दास कैपिटल, जो कि आई थी 1967 में। इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है। इसे कहते हैं बाइबल ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का बाइबल भी कहते हैं इसको। 1867 में आई थी, 1867 में आई थी दास कैपिटल। बहुत फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बहुत महान हस्ती थे कार्ल मार्क्स। और क्या क्या नहीं थे वो। बेसिकली वो सोशोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट नहीं थे। लेकिन ऐसे देखा जाए वाइडर सेंस में उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो थॉट्स हैं, उनको देखें तो एक तरह से वो साइकोलॉजिस्ट भी थे, सोशोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे और बहुत बहुत ही बड़ी महान हस्ती थे। तो आज हम उन्हीं की थ्योरी को पढ़ेंगे। उम्मीद है आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद उसको पूरी तरह से समझेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ये वीडियो देखने के बाद इसे समझने में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो इसकी एजम्पशंस हैं वही देखते हैं। टू प्रिंसिपल क्लासेस। मुख्य रूप से दो तरह की क्लासेस हैं, एक तो बोर्जुआज और प्रोलेटेरिएट। तो ये जो है इसका क्या मीनिंग हुआ, ये तो है हमारा एक तरह से कहें तो मिडिल क्लास। ठीक है, और ये जो है ये है हमारे लेबरर्स या जो है काम करने वाले हमारे वर्कर्स। और उसके बाद एक होते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास है, ये वर्कर्स है, ये कैपिटलिस्ट है। मेन जो प्रिंसिपल क्लासेस होती हैं वो दो होती हैं। अब उसके बाद वेजेस ऑफ वर्कर्स आर डिटरमाइंड एट सब्सिस्टेंस लेवल। जो वर्कर्स है उनको वेजेस कितना दिया जाता है, उनके जीवन यापन के स्तर तक ही वेजेस दिए जाते हैं। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू होल्ड्स गुड। thus लेबर इज द मेन सोर्स ऑफ वैल्यू जनरेशन। लेबर जो है वैल्यू जनरेशन का मेन सोर्स होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट। जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं वो किसके पास होंगे, वो कैपिटलिस्ट के पास होंगे। कैपिटल इज ऑफ टू टाइप। दो तरह के कैपिटल हैं, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। ठीक है, कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेगा। कांस्टेंट कैपिटल होगी, एक वेरिएबल कैपिटल होगी। कांस्टेंट कैपिटल यानी वही जो हमारा मशीनरी वगैरह है, और जो वेरिएबल कैपिटल है जो लेबर्स काम कर रहे हैं वो वेरिएबल कैपिटल। लेबर इज होमोजीनियस एंड परफेक्टली मोबाइल। लेबर जो है, सारे जितनी भी लेबर की यूनिट्स हैं सारी होमोजीनियस हैं और परफेक्टली मोबाइल है। इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है। नेशनल इनकम जो है वो वेज और किसके टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। या तो वेजेस है या प्रॉफिट है। समझ में आ जाएगा, ये मैंने बता दिया। उनकी बुक है दास कैपिटल, जिसको कि हम बाइबल ऑफ सोशलिज्म भी कहते हैं। 1867 1867 में आए और ही प्रेजेंटेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कलैप्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी का उन्होंने ग्रोथ और कलैप्स दोनों को, क्या प्रोसेस रहता है उसका, उसको प्रेजेंट किया। किस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और फिर किस तरह से उसका कोलैप्स होगा। एक तरह से उन्होंने हिस्ट्री को बताया, इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में वो हिस्टोरियन भी थे। हिस्टोरिकल उन्होंने एक व्याख्या की अपनी थ्योरी में कि किस तरह से स्टेज बाय स्टेज जो है आता डेवलपमेंट होता गया। सबसे पहले थी प्रिमिटिव स्टेज जो कि कम्युनिज्म की जैसी ही थी प्रिमिटिव स्टेज। फिर आई हमारे स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म और फिर लास्ट में सोशलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव स्टेज से, वन बाय वन इन स्टेजेस को समझते हैं कि क्या मार्क्स ने एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले प्रिमिटिव स्टेज की बात करें
जो कि इनिशियल स्टेज थी। यहाँ पर क्या है, जो लैंड है वो उस पे सबका बराबर स्वामित्व था, सब बराबर उस लैंड ओनर, जो लैंड ओनर कोई एक अलग से नहीं था, जो लैंड था वो सबका था, सब लोग मिलकर उस पे प्रोडक्शन करते थे, जितने भी टूल्स वगैरह थे उस पर सबका सबका हक था। तो जो प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन भी जो प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन पर भी सबका बराबर जो है हक हुआ करता था। ये प्रिमिटिव स्टेज या प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंतर्गत था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ लोग जो है, कुछ लोगों ने अपना एक अलग ऑक्यूपेशन बना लिया, कुछ लोगों में क्राफ्ट की कुछ अलग कला थी। तो इन सब की वजह से सभी जितने भी इंसान है सबकी अपनी अलग अलग खूबियां होती है। कोई कुछ काम करने में माहिर है, कोई किसी काम करने में माहिर है। तो सबके अपने थोड़े थोड़े अलग अलग ऑक्यूपेशन बनने लग गए। तो कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी बना ली। और इस सब से क्या हुआ, इस सब से प्रिमिटिव कम्युनिज्म से निकल कर हम चले गए दूसरे स्टेज पे, जो कि है स्लेवरी स्टेज। तो क्या हुआ, अब अगर अलग अलग ऑक्यूपेशन है तो कुछ जो लोग हैं उनमें वो ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, वो ज्यादा, मैं बड़ा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। कुछ लोग जो हैं वो कमजोर हो गए, तो क्या होगा, जो शक्तिशाली है वो कमजोर का शोषण करेगा। तो दास प्रथा या स्लेवरी जो सिस्टम है वो आ गया। तो कुछ लोग दास थे और कुछ जो है वो उनके मालिक थे। लेकिन क्या हुआ, जब जो अ, मालिक थे उनका जब बढ़ता गया, वो जो अत्याचार कर रहे थे वो अत्याचार बढ़ता गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो स्लेव्स थे उनके उनके अंदर भी एक विद्रोह की भावना। ये एक वो हिस्ट्री है, ये मतलब जो कि आपने देखी होगी, कभी वो मूवी देखी होगी, सास बहू वाली जो मूवी होती है। सास जो है बहू पे बहुत अत्याचार करती जाती है, रेखा की एक मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं है। सास जो है वो बहू पे बहुत अत्याचार करती जाती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब बहू भी विद्रोह कर देती है। तो यही चीज है, यही हिस्ट्री है जो बार बार दोहराई जाती है हर एक स्टेज में। जो स्लेव्स थे उन पे बहुत ही ज्यादा जुल्म होने लगे, तो फिर उन्होंने क्या, रिवॉल्ट कर दिया, उन्होंने फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी वजह से जो नया सिस्टम आया वो था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या था, फ्यूडलिज्म में एक तरफ तो था हमारे किंग था, एक हमारा जमींदार था, और जो है एक जो क्लास थी, मतलब तीन क्लासेस थी। तो एक जो क्लास थी वो कौन थी, हमारा जो छोटे किसान हैं या जो हमारे श्रमिक हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स, पीजेंट्स एंड लेबरर्स जो है वो थे। तो अब जैसे छोटे किसान हैं, उनके पास छोटी छोटी जो लैंड्स है, उसके वो ओनर तो थे, लेकिन क्या है, वो जो भी प्रोड्यूस करते थे वो उसका एक पार्ट उसे जमींदार को देना पड़ता था। तो यहाँ जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है वो किंग है, और पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये किंग है, और ये जो है वो जिम्मेदार है, किंग ने जिम्मेदार को उठाया हुआ है। और ये जो है, ये हमारा बेचारा लेबर या जो है छोटे किसान, ये वो वाला वर्ग है जो कि जिसने कि इन दोनों का बोझ उठाया हुआ है। एक तरह से ये इन दोनों का बोझ उठा के चल रहा है, क्योंकि ये जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका एक पार्ट किसको दे रहा है, जमींदार को दे रहा है। जमींदार जो है फिर वो राजा को या किंग को फीड कर रहा है उसी चीज से। तो ये था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म के बाद आया कैपिटलिज्म। अब जो मार्क्स है, मार्क्स कहते हैं कि हम ये जो अभी तक हमने तीन स्टेजेस देखी, वो तीन स्टेजेस हम पार कर चुके हैं। प्रिमिटिव स्टेज, स्लेवरी स्टेज और फ्यूडलिज्म, ये तीनों स्टेजेस हम पार कर चुके हैं। और अब हम जो आगे दो स्टेजेस हैं उसकी बात करेंगे, जहां पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिर क्या है, ये कैपिटलिज्म आ गया। जब यहाँ पर जो है हमारे फ्यूडलिज्म में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, तो क्या आया, कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म यानी कि फ्री मार्केट। फ्री मार्केट यानी कि सब कुछ जो भी डिसाइड होना है वो मार्केट की पावर से डिसाइड होना है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, वो कौन ओन करता है, वो ओन करता है हमारा कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट। प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कौन ओन करता है, कैपिटलिस्ट।
और ये जो हमारे लेबरर्स हैं, लेबरर्स को क्या मिलता है? अपने जीवन यापन के बराबर, सब्सिस्टेंस के बराबर जो है मजदूरी मिलती है। कैपिटलिस्ट को जब जो है जो भी कैपिटल है कैपिटलिस्ट ओन करता है, तो दैट मीन्स जितना प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट ही लेता है, मजदूर को सिर्फ जीवन यापन के बराबर मिल रहा है। यानी जो कैपिटलिस्ट सेव करेगा उसी से कैपिटल कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, वापस इन्वेस्टमेंट होगा और वापस प्रोडक्शन बढ़ेगा। मजदूरों को तो जो भी मिलेगा वो खाएंगे पिएंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम था। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होगा जब ये ऐसा है, तो कैपिटलिस्ट का जब प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट क्या है? सरप्लस वैल्यू। ये जो है मार्क्स ने टर्म दी सरप्लस, वो प्रॉफिट नहीं बोलता है। मार्क्स जो है वो प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, बिकॉज वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो सोशियोलॉजिस्ट थे, तो वो इसे प्रॉफिट नहीं बोलते। एक अलग टर्म उन्होंने यूज की, सरप्लस। सरप्लस क्या है? मार्क्स कहते थे कि सरप्लस जो है वो लेबर की वजह से आता है। कैपिटल यानी कि जो मशीनरी है उसका प्रोडक्शन में कोई जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि सरप्लस मिले, क्योंकि जो मशीन है वो बिना लेबर की काम नहीं कर सकती। लेबर तो बिना मशीन के या बिना कैपिटल के काम कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन मशीन बिना लेबर के काम नहीं कर सकती। दैट मीन्स जो भी सरप्लस मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? वो लेबर की वजह से मिल रहा है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट है वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि उसे जितना भी सरप्लस मिल रहा है वो इस मशीनरी की वजह से मिल रहा है। अब जब वो अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा तो वो क्या करेगा? वो ये जो मशीनरी है, कैपिटल है, उसको इंक्रीज करेगा। कैपिटल यानी कि मशीनरी, मशीनरी यानी कि जो कांस्टेंट पार्ट है हमारा, कांस्टेंट पार्ट जो है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उसको इंक्रीज करेगा, जो कि है मशीनरी। एक उसको उन्होंने कांस्टेंट कहा, एक है वेरिएबल वी। वो क्या है? वेरिएबल है लेबर। वेरिएबल जो है वो क्या है? लेबर। तो कांस्टेंट पार्ट को वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि सरप्लस सिर्फ उसी की वजह से मिल रहा है। तो कांस्टेंट पार्ट को इंक्रीज करने से क्या होगा? प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन जो है वो तो इंक्रीज होगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेबर्स को तो और काम नहीं मिल रहा है, उनको तो जितनी मजदूरी, उनका वेज फंड जितना पहले था उतना ही वेज फंड है, मार्केट में उतना ही पैसा है जीवन यापन के बराबर। और साथ ही साथ एक और चीज कही, क्या? एक जो है रिजर्व्ड आर्मी, लेबर्स की एक रिजर्व्ड आर्मी जो कि अनएम्प्लॉयड है वो भी रहेगी साथ में। तो क्या होगा? जो अनएम्प्लॉयड है उनको तो सब्सिस्टेंस लेवल लेवल के बराबर भी वेजेस नहीं मिलेंगे, सब्सिस्टेंस लेवल के बराबर भी वेजेस नहीं मिलेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है, फ्री होमलेस पीपल है सड़क के एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर है पीपल लेस होम, कैपिटलिज्म में। ठीक है, तो जो ये मशीनरी लगा रहे हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, उनके पास तो घर हैं, खाली पड़े हैं, रहने वाले लोग नहीं हैं, और ये जो है बहुत सारे लोग जो है टेंट सिटी में रह रहे हैं। तो क्या होगा? वो ज्यादा लेबर लगा, ज्यादा मशीनरी लगाएगा, लेकिन वेजेस उतने नहीं बढ़ेंगे, तो मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि सब्सिस्टेंस के बराबर भी वेजेस नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या होगा? रिवॉल्ट, रिवॉल्ट होगा। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ये तो जो है हमारा लेबर है, और बोझवाज, ठीक है, और ये जो है ये कैपिटलिस्ट है। तो ये जो बोर्जवाज है, मिडिल क्लास है, ये कैपिटलिस्ट को सर्व कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट खा रहे हैं, खा खा के मोटे हो रहे हैं। और आप लेबर की हालत देखिए, बिल्कुल सूखे, और इसकी प्लेट में, इनकी प्लेट में है सिर्फ एक हड्डी। ठीक है, तो ये था कैपिटलिज्म, जिसका कि मार्क्स ने वर्णन किया, जिसको कि मार्क्स ने एक्सप्लेन किया। इस ये जो पिरामिड है, कैपिटलिज्म का एक पिरामिड है, इससे भी अपन इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है किंग, उसके बाद है हमारे धर्म के ठेकेदार। किंग कौन है? हु रूल्स अस, जो कि हम पे रूल करते हैं। धर्म के ठेकेदार कौन है? जो कि हमें बेवकूफ बनाते हैं, वी फूल यू। और फिर सोल्जर्स, ये कौन है? वी शूट यू। सोल्जर्स हैं, पुलिस वाले हैं, ठीक है,
एंड दिस इज एक ऐसी क्लास है वी ईट फॉर यू। और जो सबसे नीचे दबे हुए हैं इन सबके बोझ से, जो लोग नीचे दबे हुए हैं इन सब के बोझ से, वी वर्क फॉर ऑल, वी फीड ऑल। ठीक है, हम सभी के लिए काम करते हैं और हम ही सभी को फीड करते हैं। ऊपर वाले सिर्फ मजे कर रहे हैं और ये ऊपर वाली जो है उनकी नंबर्स कम है और जो नीचे वाले हैं उनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा है। तो कैपिटलिज्म को बहुत अच्छे से इस पिरामिड में समझा जा सकता है। अब क्या होगा, बहुत सारी एक रिजर्व्ड जो आर्मी है वो अनएम्प्लॉयड रह जाएगी, काम की मांग करेगी, कैपिटल को वो बढ़ाएगा लेकिन सरप्लस उससे नहीं बढ़ेगा क्योंकि सरप्लस तो लेबर की वजह से बढ़ता है। ठीक है, वेजेस अब बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है तो उनको तो लिविंग वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। जो भी है वो कैपिटल कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए मशीन्स पे खर्च कर रहा है। तो जब ऐसी स्टेज आएगी तो क्या होगा, फिर से एक रिवॉल्ट होगा, जो भी लेबरर्स हैं वो विद्रोह करेंगे। ठीक है, विद्रोह करेंगे तो क्या होगा, उन्हीं में से कुछ जो निकल के आएंगे और उसके बाद एक सोशलिस्ट जो ढांचा है वो तैयार होगा, सोशलिज्म वाली स्टेज आ जाएगी। सोशलिज्म वाली स्टेज क्या है, इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। इफ यू हैव टू काउज गिव वन टू योर नेबर, यानी अगर आपके पास दो गाय हैं तो एक आप अपने नेबर को दे दो, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे, लोगों को रिसोर्सेज उनकी जरूरत के हिसाब से दिए जाएंगे। एक इक्वल सोसाइटी होगी जहां पर कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं accumulation of wealth at one pole is at the same time accumulation of misery, agony of toil, slavery, ignorance, brutality, mental degradation at the opposite pole। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्या मार्क्स के विचार थे। कैपिटल इज डेड लेबर। कैपिटल क्या है, कैपिटल इज अ डेड लेबर विच वेम्पायर लाइक लिव्स ओनली बाय सकिंग लिविंग लेबर एंड लिव्स द मोर लेबर इट सक्स। है ना, जो श्रमिक है श्रमिकों का शोषण करते हैं कैपिटलिस्ट, और ज्यादा शोषण वो करना चाहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली भी समझते हैं, क्या क्या जो है प्रपोजिशंस थी। प्रोसेस जो है इकोनॉमिक, ये तो हमने हिस्ट्री जो मार्क्स ने बताई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ इकोनॉमी का उसके बारे में मार्क्स ने बताया। तीन स्टेजेस तो हमने पार कर ली। अभी जो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो क्या होगा, सबसे पहले कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म का ग्रोथ होगा, उसके बाद डिस्ट्रक्शन होगा कैपिटलिज्म का, डूम आएगा और उसके बाद सोशलिज्म आएगा। ये मार्क्स ने बताया। मैथमेटिकली इसे थोड़ा सा देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले हम जीएनपी जीएनपी देख रहे हैं। जीएनपी में क्या चीजें हैं, तीन चीजें इंक्लूडेड होती हैं जीएनपी में मार्क्स के अनुसार। सबसे पहले है सी। सी क्या है हमारा, सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जो हमारा मशीनरी वगैरह होता है। वी इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जो हमारा लेबर को वेजेस वगैरह मिलते हैं तो लेबर जो कि वेरिएबल होता है। और एस, एस क्या है, एस है हमारा सरप्लस, जिसको कि हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में प्रॉफिट कहते हैं। मार्क्स ने इसे सरप्लस कहा। अब रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, सरप्लस की रेट क्या होगी, इसको पूरी थ्योरी को समझने से पहले ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। दो तीन टर्म्स, रेट ऑफ सरप्लस क्या है, एस सरप्लस वैल्यू अपॉन कितना वेरिएबल है, वेरिएबल्स के हिसाब से सरप्लस वैल्यू आ जाएगी इनटू 100। फिर रेट ऑफ प्रॉफिट एस अपॉन सी प्लस वी। ठीक है, सरप्लस अपॉन कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, ये क्या है हमारी रेट ऑफ प्रॉफिट। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, अब ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या है, सी अपॉन वी इंटू 100। ठीक है, जितना जैसे हम कांस्टेंट बढ़ाएंगे उस हिसाब से वेरिएबल तो उतना ही है, यानी कि जितना हम सी बढ़ाएंगे, जितना हम सी बढ़ाएंगे कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वेजेस कम होते जाएंगे, मार्केट में जो है एक्सेस प्रोडक्शन आ जाएगा, डिमांड है नहीं। तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी जैसे ही बढ़ाई, सी मतलब कांस्टेंट जो हमने बढ़ाया यानी कि हमने मशीनरी बढ़ाई। मशीनरी बढ़ाने का क्या मतलब है, हमने टेक्नोलॉजी बढ़ाई।
टेक्नोलॉजी के बढ़ाने का क्या मतलब है, लेबर जो है, लेबर में कमी आ जाएगी। ठीक है, लेबर में कमी आ गई यानी कि हमारी जो रिजर्व्ड आर्मी है लेबर की, जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनमें बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी हो गई। दैट मीन्स क्या होगा, दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, डूम आएगा। ठीक है, डूम आएगा और फिर क्या आ जाएगा उसके बाद, सोशलिज्म, सोशलिज्म आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इसकी प्रपोजिशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट जो है इसका प्रोडक्शन फंक्शन, तो यहीं पे लिखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। जो सिंपल हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वैसा ही प्रोडक्शन फंक्शन है इसका भी। एल लेबर, के कैपिटल, टी टेक्नोलॉजी और एन जो है नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया कार्ल मार्क्स ने, बिल्कुल सेम है जैसा क्लासिकल थ्योरी में हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्शन फंक्शन है। अब जो टेक्नोलॉजिकल फर्स्ट सेम है, सेम एज क्लासिकल, सेम एज क्लासिकल। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। सेम एज क्लासिकल। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी हमारे इन्वेस्टमेंट पे। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज्यादा मशीनरी लगाएंगे, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। थर्ड प्रपोजिशन हमारी क्या है, आई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पोजीशन हमारा, लिखते तो उसी पेज पे, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, इधर लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है, आउटपुट आर आई, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमारी किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। रेट, सबसे पहले तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है, वो होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, क्या होता है हमारा प्रॉफिट। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, वेरिएबल कैपिटल, यहाँ पे आर इज प्रॉफिट, यानी कि ओ माइनस डब्ल्यू प्रॉफिट। लिखते हैं आर आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन डब्ल्यू प्लस क्यू वन, ओ माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ओ क्या है, ओ है हमारा आउटपुट, माइनस डब्ल्यू इज वेरिएबल कैपिटल। वी भी लिख सकते हैं इसको, वी ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि ये जो आर आई है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्ट ऑन कैपिटल, किसके बराबर है, प्रॉफिट अपॉन डब्ल्यू प्लस क्यू वन। क्यू वन इज क्या है, क्यू वन हमारा कांस्टेंट कैपिटल है, डब्ल्यू है वो हमारा वेरी वी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये ज्यादा इजी रहेगा। अपना पुराना वाला जो नोटेशन है वही अपन यूज करते हैं, वी प्लस सी, बिल्कुल वही है जो ये हमने यहाँ पे लिखा है, रेट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद ये क्या है, वेजेस। वेजेस हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, वेजेस हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, वेजेस डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा वेजेस कम होते जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का क्या मतलब है, हम कांस्टेंट कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, मशीनरी को
बढ़ा रहे हैं तो वेजेस जो हैं हमारे कम होंगे। फिर साथ में क्या है, नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट किस पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट के लेवल पर। यानी कि इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट राइजेस ओनली इफ इन्वेस्टमेंट गोज अप। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। यानी क्या है, एल इज इक्वल्स टू आई अपॉन क्यू। एल इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू आई इन्वेस्टमेंट अपॉन क्यू आउटपुट। ठीक है, एग्जिस्टिंग जितना स्टॉक है कैपिटल का, एंड दिस इज नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली एम्प्लॉयड। ये था। अब जो है नेक्स्ट हमारी प्रपोजिशन, ये सारी प्रपोजिशंस एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। कंजम्पशन जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगा, हमको जितने वेजेस मिलेंगे उस पे। सिंपल, तो इट डिपेंड्स ऑन वेज बिल, डिपेंड्स ऑन वेज बिल। उसके बाद जो है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा किस पे डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी पे और कंजम्पशन पे। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी पे और कंजम्पशन पे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये जो मार्क्स का थ्योरी है, इसको थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से भी समझते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, लेबर, वेजेस। ये जो है हमारा, देखिए सबसे पहले अगर ये लाइन है, ये क्या है, ये है हमारा सरप्लस। ये जो है ये है हमारा सरप्लस। अब क्या हुआ, अब सपोज अगर कैपिटल और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, कैपिटल को बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, ये लाइन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, स्लोप इंक्रीज हो जाएगा इसका, ये इस तरह से हो जाएगी लाइन। इस तरह से होने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ये जो है ये तो सरप्लस बढ़ा हमारा। ठीक है, ये तो सरप्लस बढ़ा, लेकिन वेजेस जो है वो इतना नहीं बढ़े हैं। ठीक है, ये सरप्लस तो बढ़ा, लेकिन वेजेस जो है वो इतना नहीं बढ़े हैं। तो इससे क्या होगा, ये रिजर्व फोर्स जो है आर्मी की, रिजर्व फोर्स जो है लेबर की, रिजर्व आर्मी लेबर की, सॉरी रिजर्व आर्मी जो है लेबर की, ये यहाँ पर वेजेस इनको कम पड़ रहे हैं, तो क्या होगा, फिर रिवॉल्ट होगा, ये विद्रोह कर देगी। उसके बाद क्या होगा, सोशलिज्म आ जाएगा। अब देखिए जो है ये, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। इन मार्क्सियन थ्योरी, प्रोडक्शन मींस द जनरेशन ऑफ वैल्यू। प्रोडक्शन का क्या मतलब है, वैल्यू जनरेशन। दस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मोर वैल्यू जनरेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मोर वैल्यू जनरेशन। लेबर जनरेट्स वैल्यू, वैल्यू कौन जनरेट करता है, लेबर। but high level of production is possible through more and more capital accumulation and technological improvement. At the start, growth under capitalism, generation of value and accumulation of capital underwent at a high rate. After reaching its peak, there is a concentration of capital associated with falling rate of profit. In turn, it reduces the rate of investment, and as such, rate of economic growth, unemployment increases, class conflict increases, labor conflicts start, and there is class revolt. ठीक है, क्लास रिवॉल्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली देर इज अ डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म एंड राइज ऑफ सोशलिज्म। कैपिटलिज्म का डाउनफॉल आएगा और जो सोशलिज्म है वो उसका राइज आएगा। तो उम्मीद है आपको मार्क्सियन थ्योरी समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे जरूर बताइए। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।